चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। मैं हूं टीआर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 का एक पेपर जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप सब लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ, मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आपको मैं बता दूं, ये जो मटेरियल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेट 95 पेजेस में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। आप स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो चैप्टर आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कवर करके देगा कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। आपको इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इशू ऑफ शेयर के टॉपिक को। यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। किस तरह से एक कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है, कैसे वो कंपनी अपने शेयर्स को री इशू करेगी, ये सारा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स, यहां एक टॉपिक आएगा बायबैक। मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी कंपनी में दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर का होगा रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स का होता है बायबैक। क्या होगा बायबैक का प्रोसीजर, कैसे बनेगी अकाउंटिंग, मैं आपको इस चैप्टर में करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिडेम्पशन एंड कन्वर्जन की। भाई हम लोग बात करेंगे इसके अंदर रिडेम्पशन एंड कन्वर्जन। ये टॉपिक जो आएगा बेसिकली वो आएगा प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, कि आपकी कंपनी के अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर हैं तो उनका रिडेम्पशन कैसे होगा, कन्वर्जन होगा तो कैसे होगा। यहां मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व किस किस सिचुएशन में बन सकता है उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज कैसे होगा आफ्टर द रिडेम्पशन उसके बारे में बताऊंगा। इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेटे बोनस शेयर्स को लेकर। मैं आपको बताऊंगा बोनस शेयर्स क्या होते हैं और बोनस शेयर्स को कैसे इशू किया जाएगा। हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में राइट शेयर्स को लेकर। राइट शेयर्स क्या हैं, कैसे इशू करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसोप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसोप इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसी तरह से हमारे पास एक टॉपिक आएगा स्वेट इक्विटी शेयर। अगर एक कंपनी अपने इंप्लॉइज को या अपने डायरेक्टर्स को कंसेशनल प्राइस पर शेयर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। और बेटा एक हम लोग बात करेंगे अंडर राइटिंग और बुक बिल्डिंग। इसके बारे में, बुक बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। अंडर राइटिंग के बारे में बात करवाऊंगा कि एक कंपनी कैसे अपने शेयर्स की अंडर राइटिंग करवाएगी और कैसे जो है अंडर राइटिंग का टॉपिक डिस्कस होगा, कैसे अंडर राइटर्स को कमीशन देंगे। ये सारे टॉपिक आपके अकेले एक चैप्टर में कवर होने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेटे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कंपनी के बारे में। अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed throughout the process of law for the purpose of carrying of some business। मतलब क्या, एक कंपनी जो है एक तरह का एसोसिएशन है जिसको लॉ ने फॉर्म किया और किसी तरह के बिजनेस को कैरी करने के लिए ये बॉडी जो है वो बनाई गई है। बेटा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा जो टॉपिक है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कंपनी के लिए नहीं है। आपको मैं याद करा दूं, जो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को कंपनी लॉ में आप लोगों को डिटेल से बताया जाता है और कंपनी लॉ में हम इसके बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कंपनी की टाइप्स क्या है। एक बात मैं सब लोगों को बता दूं बेटे, आप लोगों को यहां मैंने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख के दिया हुआ है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यहां मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में लिख कर दिया है। लेकिन ये दोनों टॉपिक मेरे अकाउंट्स के टॉपिक को रिलेट नहीं करते हैं,
लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको अकाउंट्स के मटेरियल में इसलिए लिखा क्योंकि कई बार ऐसा रहता है बेटा कि आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको कंपनी के टाइप्स को लेकर या कंपनी के किसी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो टाइप्स और कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैं आपको क्लास में डिस्कस नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मैंने क्वेश्चन में इसलिए रखे हैं थ्योरी के नोट्स में ताकि एक बार इसको आप एटलीस्ट रीडिंग करके अपने लेवल पर जाइएगा। मैं आपके साथ यहां से स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, जो मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसका नाम है, यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा शेयर की डेफिनेशन, मैं आपको बताऊंगा शेयर कैपिटल की डेफिनेशन, मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर, मैं आपको बताऊंगा इशू करने की एंट्रीज, मैं आपको बताऊंगा फॉरफीचर की एंट्रीज, मैं आपको बताऊंगा री इशू की एंट्रीज और रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे लाइक कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इन सब के बारे में मैं आपके साथ इस चैप्टर में डिटेल से करने वाला हूं डिस्कस। तो बेटे मैं आपको बता दूं, एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल डिनोमिनेशन, कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड किया गया है और कंपनी की कैपिटल की जो ईच यूनिट है, एक स्मॉल डिनोमिनेशन को हम लोग नाम देंगे बेटा शेयर का। कंपनी की शेयर कैपिटल की हर एक डिनोमिनेशन को नाम दिया जाएगा बेटा शेयर का। और मैं बता दूं फॉर एग्जांपल, टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी मान लेते हैं 10 लाख रुपए। एक कंपनी की टोटल कैपिटल मैं मान लेता हूं 10 लाख रुपए और उसको डिवाइड किया गया 1 लाख यूनिट में। मान लीजिए कंपनी की 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया 1 लाख यूनिट में, तो एक 10 रुपए की जो ये यूनिट बनेगी ना, इसे बेटे हम लोग क्या नाम दे देने वाले हैं, शेयर का। अब सब लोगों को ये वाली बात बेटा पहले से पता है। चलिए, ये चैप्टर मैंने इजी वाला टॉपिक एक बार इसलिए उठाया है ताकि एक बार आप लोगों का टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग बना रहे, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूं तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी जो है वो 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है, एक हमारे पास होंगे प्रेफरेंस शेयर और एक हमारे पास होंगे इक्विटी शेयर। मैं मोटे मोटे तौर पर इन टाइप्स को डिटेल से मतलब आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेने वाला हूं। प्रेफरेंस और इक्विटी, अगर आप बात करें सर प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं, तो बेटा प्रेफरेंस को हिंदी में आप बोल सकते हैं पहले पाने का राइट, प्रायोरिटी राइट। प्रेफरेंस का मतलब आपके पास अगर प्रायोरिटी राइट्स होंगे, प्रायोरिटी राइट्स को आप प्रेफरेंस बोलते हैं। जिसको पहले पाने का राइट होगा उसकी प्रेफरेंस होती है। मैं आपको बता दूं कंपनी के यहां 2 तरह के अगर शेयर हैं। प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस वालों को राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट एंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। पहली प्रेफरेंस तो यही होती है बेटा, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस बता रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले डिविडेंड पाने की प्रायोरिटी है और फिक्स रेट से डिविडेंड पहले पाने की प्रायोरिटी है। ये प्रेफरेंस का पहला राइट होता है। दूसरी बात, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है, दे हैव टू राइट टू रिटर्न कैपिटल बिफोर दैट द पेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। मतलब अगर कंपनी अपने, मान लीजिए कल को कंपनी वाइंड अप होती है, मैं बोल रहा हूं अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप के टाइम पर कंपनी पहले जो पेमेंट करेगी वो प्रेफरेंस वालों का करेगी, बाद में जो नंबर आएगा वो इक्विटी वालों का आएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। 2 तरह के शेयर मैं बता रहा हूं, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को मैंने 2 राइट बता दिए, प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड, प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल। डिविडेंड जो मिलेगा फिक्स रेट से मिलेगा, कैपिटल जो मिलेगी बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, ये हमारी मिलने वाली है। ये बात आप मानकर चलिएगा। इसके अलावा मैंने आपके सहूलियत के लिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आपको बनाकर यहां दिया हुआ है। मैं 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर की बात कर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की मैं बात कर रहा था। अब मैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर उनके लिए मैं बनाने वाला हूं और मैंने वेरियस बेस पर आपके प्रेफरेंस शेयर की टाइप को बनाया।
सबसे पहले मैंने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट के बेसिस पर प्रेफरेंस शेयर की दो कैटेगरी हैं। एक हमारे पास है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक हमारे पास होते हैं बेटा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मैं आपको बता दूं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनके डिविडेंड को कंपनी ने कर दिया है कम्यूट। मतलब ये, अगर एक कंपनी एक साल अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई तो उसको अगले साल के लिए कम्यूट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर में कंपनी डबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने वाली है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा होगा, जबकि नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव है तो उनका डिविडेंड जो है वो कम्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी आपको सिंगल ईयर का ही डिविडेंड देगी। कम्युलेटिव में, in the case of unavailability of the profit, the dividend can be commute and paid in next year। कम्युलेटिव में क्या होगा, एक साल में अगर कंपनी प्रॉफिट की इनअवेलेबिलिटी की वजह से आपको डिविडेंड नहीं दे पाई तो कंपनी नेक्स्ट ईयर में डबल अमाउंट डिविडेंड का आपको पे कर देगी। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन कम्युलेटिव के केस में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बेटे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी के बिहाफ पर प्रेफरेंस शेयर दो तरह के हो सकते हैं, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक हो सकते हैं बेटे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी किसी यूनिट में। भाई साहब, जब मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर को दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मैंने आपको बोला कि कंपनी आपके प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन 10 इयर्स के बाद कर देगी, लेकिन आपके पास एक राइट रहेगा, आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में कैश ले लें और आप चाहें तो कंपनी आपके प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के टाइम पर आपको कैश देने की बजाय दूसरी कोई यूनिट इशू कर देगी, तो उसे हम लोग नाम देंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और एक आते हैं बेटा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल में कंपनी आपको किसी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं करेगी, आपका पेमेंट सिर्फ कैश में ही होगा, किसी तरह के कन्वर्टेबल राइट आपके पास नहीं होंगे। तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर आपके हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कन्वर्टेबल, दूसरे हो सकते हैं बेटा नॉन कन्वर्टेबल। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, बेटा जैसा मैंने अभी आपको बताया कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स रहता है आमतौर पर, अनलेस अदरवाइज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां दो टाइप के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक हो सकते हैं बेटा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बेटे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। मतलब ये कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रेफरेंस वालों को हम एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सुनना मेरी बात, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से एक पार्ट हम इक्विटी वालों को दे देंगे, उसके बाद जो एक्सेस प्रॉफिट बचेगा उसमें अगेन प्रेफरेंस वालों को पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। उसे हम लोग नाम देंगे बेटे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर मेरे पास होंगे, एक होंगे यहां पार्टिसिपेटिंग और दूसरे होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिनको कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होंगे जिनको कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा, जिनको केवल फिक्स रेट से डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने वाली है। इसके अलावा बेटे अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। अगर हम लोग बात करें रिडेम्पशन के बेस पर, तो बेटा रिडेम्पशन के बेस पर आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक हमारे पास हो सकते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक हो सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक हो सकते हैं बेटे
नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप बोलेंगे सर रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो क्या आ गई है, अमेंडमेंट आ गई है, और अमेंडमेंट के बाद ये रूल बना दिया गया कि एक कंपनी अपने ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसका रिडेम्पशन ओनली विद इन 20 ईयर्स कंपनी को करना पड़ेगा। ऐसा रूल अभी आ गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए इसमें थोड़ा सा लीनियंट दिया गया और ये 30 ईयर्स के लिए दिया गया। वो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर यहां हो सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट से पहले अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे होंगे तो वो आज भी इरिडीमेबल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल दो तरह के होंगे। रिडीमेबल वो होता है जिसका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पहले से डिक्लेयर डेट होगी कि भी आज हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, इनका रिडेम्पशन कितने ईयर के बाद होगा, वो पहले से डिक्लेयर है, तो उसे हम लोग नाम देंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल वो है जिनका रिडेम्पशन डेट पहले से डिक्लेयर नहीं होगा, उसे हम लोग नाम देंगे बेटा इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अलग अलग टाइप्स के बिहाफ पर मैंने प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स को आपके साथ बेटा किया है डिस्कस। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसके बाद प्रेफरेंस के बाद मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर के बारे में। बेटे अगर इक्विटी के बारे में बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होंगे जो कि प्रेफरेंस शेयर बेटे नहीं है। इक्विटी शेयर वो शेयर हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, एंड इट मींस दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब ये वो शेयर हैं ना तो इनको कैपिटल की प्रायोरिटी है, ना इनको फिक्स रेट से डिविडेंड की प्रायोरिटी है। ये सारे प्रायोरिटी राइट किसके पास होते हैं? प्रेफरेंस वालों के पास होते हैं। लेकिन द रेट ऑफ डिविडेंड on equity share is recommended by the board of directors और may vary from year to year। इक्विटी वालों का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है बेटा, उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, और इक्विटी वालों का रेट ऑफ डिविडेंड ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं भैया, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड जनरली फिक्स है और सारा बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी वालों को रिलेट करता है। तो कंपनी बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड देगी, इसके लिए कंपनी बनाकर चलती है अपनी डिविडेंड पॉलिसी को। तो मैं आपको बता दूं, द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करने के बाद। These share are carrying voting right. Company Act 2013 permitted issue of equity share capital with the differential right as the dividend, voting right and otherwise accordance with the prescribed rule। इक्विटी वालों के लिए कंपनी एक्ट में डिफरेंट प्रोविजन जो है वो उनके राइट्स को लेकर के बनाए गए हैं। द शेयर कैन बी इशू बाय द कंपनी। एक कंपनी अपने शेयर या तो कैश के लिए इशू कर सकती है या तो कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब एक कंपनी चाहे तो कैश के अलावा आपने किसी का पेमेंट करना है, आपने एसेट परचेज कर ली उसका पेमेंट करना है वेंडर का, आपने किसी अंडरराइटर का पेमेंट करना है, आपने किसी प्रमोटर का पेमेंट करना है, आपने किसी भी पर्सन का, आप एक कंपनी है, आपने किसी भी पर्सन का अगर करना है पेमेंट, तो पेमेंट करने में जहां आपको कैश यूज करना था वहां आप कंपनी के शेयर इशू करके पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर होगा और इससे रिलेटेड एंट्रीज मैं बेटे आपको बताऊंगा बढ़िया लेवल पर। आप सब लोग पहले मेरे को रिप्लाई करके बताओ, इतना आप सब लोगों को फटाफट से बता दो क्लियर है क्या, उसके बाद मैं आगे की क्लास डिस्कस करूंगा। फटाफट से बता दीजिए, ये टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं ये आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पर भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो है आप लोग 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और लेकिन मैं आपके लिए एक बार रिवीजन लेकर चलूंगा, क्योंकि जब तक इस टॉपिक को
रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, पेपर मल्टी चॉइस है, एग्जामिनर बाल की खाल उतार देगा, कहीं से कोई भी पॉइंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसलिए हमें हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलना होगा, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा बेटा। चलिए, तो मेरे पास जब तक आपके रिप्लाई नहीं आते हैं बढ़िया लेवल पर, मेरे लिए टॉपिक पढ़ाना बेटा बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसलिए सब बच्चों का रिप्लाई मेरे साथ आता रहे, ताकि मैं बढ़िया लेवल पर चीजें आपको क्लियर कर पाऊं। चलिए, अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर, अगला टॉपिक मेरे पास है, और इस टॉपिक से आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे निकल कर आते हैं जो आपके वेरिएशंस और आपके डिफरेंस निकालने की वजह से ही आपको उनकी नॉलेज हो पाती है। ये देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। मैं आपको बताने वाला हूं इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला डिफरेंस, राइट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला, ये प्रेफरेंस की बात हो रही है बेटा, और यहां इक्विटी की बात हो रही है। तो आप देखिएगा, पहला डिफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड, यहां मैंने लिखा डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी। सिंपल भाषा में बोलूं तो पहले पेमेंट डिविडेंड का किसका होगा भाई? प्रेफरेंस वालों का होगा। डिविडेंड की पेमेंट इक्विटी वालों को बाद में की जाएगी आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड, मैं आपको बता दूं डिविडेंड के रेट को लेकर, जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस वालों का ये तो फिक्स रहेगा। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस के केस में फिक्स रहेगा, लेकिन इक्विटी वालों के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को बेस बनाकर इक्विटी वालों का डिविडेंड। इक्विटी वालों का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करेगा, जबकि प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड है बेटा वो हर साल के लिए क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। इसके अलावा बेटा, एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर, यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रेफरेंस शेयर अगर आपके क्यूमुलेटिव हैं, प्रेफरेंस शेयर आपके क्यूमुलेटिव हैं, तो एरियर ऑफ डिविडेंड इज टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड का जो पेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर अगर आपके क्यूमुलेटिव हैं, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एक साल का कम्यूट हो जाएगा और अगले साल वो डबल अमाउंट पे किया जाएगा। ऐसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में होगा। लेकिन बेटे अगर मैं बात करूं आपके इक्विटी शेयर के बारे में, तो डिविडेंड इज डिक्लेयर एवरी ईयर, एंड इन द केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नॉट क्यूमुलेटिव या एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। मतलब इक्विटी के केस में कभी भी डिविडेंड आपका कम्यूट नहीं होगा। अगर प्रेफरेंस वालों के केस में मैंने बोला, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हैं, तो एक साल डिविडेंड ना देने पर कंपनी नेक्स्ट ईयर में डबल अमाउंट दे देगी। लेकिन इक्विटी वालों के केस में कभी भी एरियर और डिविडेंड कम्यूट नहीं होगा। एक साल अगर कंपनी ने डिविडेंड आपको पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बेटे कन्वर्टेबिलिटी की, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस वालों के पास कन्वर्जन करने का राइट होता है, इक्विटी वालों के पास कन्वर्जन करने का राइट नहीं होता है। ये देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर इफ द टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइडेड। कन्वर्जन का जो राइट है प्रेफरेंस वालों के पास होगा, इक्विटी वालों के पास नहीं होगा। इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर जो है बेटा वो आपके कन्वर्टेबल नहीं होंगे, प्रेफरेंस शेयर आपके कन्वर्टेबल होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिडम्पशन, अगर हम लोग बात करें बेटा रिडम्पशन की, तो प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम, याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर के केस में रिडम्पशन पॉसिबल है। इक्विटी वालों के केस में रिडम्पशन वर्ड नहीं आएगा, बट इक्विटी वालों के केस में हो सकता है बाय बैक एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी चाहे तो इक्विटी वालों के केस में बाय बैक कर सकती है। बाय बैक एक तरह का रिडम्पशन ही होता है, बट उसको रिडम्पशन ना बोल करके बाय बैक बोला जाएगा। मैं बताऊंगा बाय बैक के बारे में, मैं बताऊंगा आपको प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के बारे में। ये दोनों टॉपिक अभी आने वाले इसी चैप्टर में आगे डिटेल से आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वोटिंग राइट्स की,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। प्रेफरेंस वालों को जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट दिए जा सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल सर्कमस्टांसिस, लेकिन इक्विटी वालों को हर बार वोटिंग राइट दिए जाएंगे। इक्विटी वालों को हर सर्कमस्टांसिस में वोटिंग राइट मिलते हैं। रिफंड ऑफ कैपिटल एक बेस ये भी है। रिफंड ऑफ कैपिटल बेटे अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो आप बताएं पहले पेमेंट किसका होगा, प्रेफरेंस वालों का या इक्विटी वालों का? तो भाई ये डिफरेंस का रीजन है। अगर कंपनी वाइंड अप होगी पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस वालों का, बाद में पेमेंट होगा इक्विटी वालों का। एक ये डिफरेंस का रीजन है। और लास्ट मैंने लिखा हुआ है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का राइट जनरली प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता है। ये पार्टिसिपेशन करने का राइट किसके पास होता है बेटा? इक्विटी वालों के पास होता है, बिकॉज ऑल वोटिंग राइट रिलेटेड टू इक्विटी। तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस वाले लोग नहीं करते हैं, बट इक्विटी वाले लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसा हमें दिया गया। ये हमारे पास है बेसिक बात। अगर बेटा इससे आगे की बात हम लोग डिस्कस करें, ये देखिएगा मैंने आपको दो तरह के शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल को कैसे मेंशन किया जाएगा, कितने तरह से शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला नाम आपको स्क्रीन पर लिखा कर दिया गया है ऑथोराइज कैपिटल। इसे हम लोग नाम दे देंगे रजिस्टर्ड कैपिटल, इसे हम लोग नाम दे देंगे नॉमिनल कैपिटल। बेटे आप ऑथोराइज कैपिटल नाम दें, आप इसका नाम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलें, या आप इसको नॉमिनल कैपिटल बोलें। बेसिक बात अगर मैं बता दूं, आप बेटा जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाने के टाइम पर कंपनी क्या करेगी मैं आपको बता देता हूं बेटा। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड के टाइम पर आपको एओए और एमओए बनाना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये चीजें बनानी पड़ेंगी। एमओए जो होता है उसमें डिफरेंट क्लोज होते हैं, जहां एक कैपिटल क्लोज का पॉइंट भी है। आप लोगों ने कंपनी लॉ में इसके बारे में पढ़ा होगा शायद। तो कैपिटल क्लोज आपको ये बताएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी कितना इशू कर सकती है, उसे कैपिटल क्लोज में मेंशन कंपनी करके चलेगी जब आरओसी से हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो आप अगर बोलें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज कैपिटल, तो एमओए में जितनी कैपिटल को आपने करवा दिया बेटा ऑथोराइज, एक इतनी कैपिटल जो कंपनी अपनी होल ऑफ द लाइफ में इशू कर सकती है, जितनी कैपिटल को इशू करने की अथॉरिटी कंपनी को दी गई, उसे हम लोग नाम देंगे ऑथोराइज कैपिटल। इसे आप रजिस्टर्ड भी बोल सकते हैं, इसे आप नॉमिनल भी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सर क्या ऑथोराइज कैपिटल में टाइम टू टाइम चेंज करवाया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल में चेंज करवाया जा सकता है। आरओसी की परमिशन से ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी की टाइम टू टाइम शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज कैपिटल है उससे हम लोग चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आरओसी के परमिशन की जरूरत होगी, उसके बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए इसके बाद बेटा ऑथोराइज कैपिटल के बाद यहां से मेरा टॉपिक और बढ़िया स्टार्ट होता है जिसका नाम है इशूड कैपिटल। अब बेटे ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो एक कंपनी अपनी होल ऑफ द लाइफ में इशू करेगी, उसे मैंने नाम दे दिया ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन ऑथोराइज कैपिटल एक ही बार में आप सारा इशू थोड़ी ना कर दोगे। आपने कैपिटल ऑथोराइज करवा ली, आपने कंपनी स्टार्ट की, तो एक ही बार में सारा अमाउंट आप थोड़ी ना कंपनी शेयर होल्डर से कॉल कर लेगी। उसको सिस्टमेटिक वे से हम कॉल करेंगे अप टू नीड। अब मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को ऑफर करेंगे, तो जितने शेयर्स के लिए हम पब्लिक को ऑफर कर देंगे वो इशूड कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया परचेज करने के लिए, बेटे उस कैपिटल को हम लोग नाम देने वाले हैं इशूड कैपिटल। तो आप ये देखिएगा, अ कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथोराइज कैपिटल
whatever portion of the share capital is issued by the company, it is called issued capital. And issued capital means and includes the nominal capital of share issued by the company. इसमें अगर बात करें, एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है कैश के लिए, और कंपनी कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी एक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है. कंपनी अपने शेयर प्रमोटर्स को इशू कर सकती है और अदर्स किसी भी पर्सन को अपने शेयर इशू किए जा सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू, मतलब उसकी फेस वैल्यू पर ही बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा. अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल बता दूंगा, उसके बाद बैलेंस शीट में आपको कैपिटल कैसे शो करनी होती है मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा. इसके बाद आप बात करें बेटा, ये देखिएगा, इसके बाद अगर आप बात करें ऑथोराइज कैपिटल के बाद, इशूड कैपिटल के बाद एक पॉइंट आया मेरे पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया, आपने पब्लिक को बोला कि भाई हम इतने शेयर, कंपनी के जो शेयर हैं वो पब्लिक को इशू करना चाहते हैं. अब जितने शेयर को इशू करने के लिए आपने पब्लिक को ऑफर किया, उसे मैंने नाम दे दिया इशूड कैपिटल का, उसे मैंने नाम दे दिया इशूड कैपिटल का. यहां लिखा गया सब्सक्राइब कैपिटल is the part of issued capital which has been subscribed by the public. मतलब ये जितने शेयर्स के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहां लिखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस. नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एप्लीकांट, एप्लीकांट से जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं उनके बिहाफ पर आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल बना सकते हैं. और मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो बातें हो सकती हैं. एक आपका आ सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक इसमें आपका आ सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक इसमें आ सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन. एक आपका आ सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन और बेटे एक आपका आ सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है बेटा जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए, उससे ज्यादा के लिए अगर पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आएगा उसे हम लोग नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर उससे कम के लिए आएगा तो उसे हम लोग नाम देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. अगर ज्यादा एप्लीकेशन आए तो ओवर, कम एप्लीकेशन आए तो अंडर. यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात नोट करवाना चाहूंगा, यहां एक पॉइंट आपको याद रख लेना है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन में यहां लिख देता हूं, यहां आपको स्टार बनाकर एक पॉइंट बता रहा हूं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना जरूरी है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना जरूरी है जो कि होगा 90% ऑफ इशूड कैपिटल. मैं आपको बता दूं, आपके पास इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन अगर आ गया, इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन अगर आपका आ गया, उसे हम लोग नाम देंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का. इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास आता है, उससे हम लोग नाम देंगे बेटे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का. सही है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, ये बात आप मानकर चलिएगा. उसके बाद बेटे हम लोग नाम देंगे कोल्ड अप कैपिटल. उसके बाद हम लोग नाम देंगे बेटे कोल्ड अप कैपिटल. आप बोलेंगे सर कोल्ड अप कैपिटल क्या है? ओनली अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर मे बी कोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना बेटे, मेरी बात को सुनना ध्यान से. कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर से पैसा मंगवाना है, तो वो पैसा आप जनरली इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं. सबसे पहले आप शेयर के रिगार्डिंग एप्लीकेशन मंगवाएंगे, तो कुछ पैसे आपने एप्लीकेशन पर मंगवा लिए. फिर आप शेयर होल्डर को अलॉटमेंट लेटर इशू करेंगे,
कुछ पैसे आपने अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवा लिए, फिर कुछ पैसे आप कॉल्स में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कॉल करेंगे। तो शेयर का वो पार्ट जो आपने पब्लिक से कॉल कर लिया उसे हम लोग नाम देंगे कॉल्ड अप कैपिटल। एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए जितनी इंस्टॉलमेंट आपने मंगवा ली, अगर मैं ये बोल दूं आपने 10,000 शेयर्स का एक लॉट इशू किया, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, आपने एप्लीकेशन के नाम पर कॉल कर लिए 30, आपने अलॉटमेंट के नाम पर कॉल कर लिए 30, आपने फर्स्ट कॉल के नाम पर कॉल किए 20, और आपने सेकंड कॉल के 20 रुपी अभी तक कॉल मान लीजिए नहीं किए, आपने सेकंड कॉल के 20 मान लीजिए अभी तक नहीं किए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक का पैसा आपने कॉल कर लिया, इसे हम लोग नाम दे देंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल के बिहाफ पर एक आएगा पेड अप कैपिटल। जर्नली कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम होती है, जर्नली कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल आपकी सेम होती है, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल आपकी सेम होती है, लेकिन पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर अगेंस्ट द कॉल्स मेड ऑन शेयर्स। यूजुअली called up capital and paid up capital are same except that some of the shareholder may have not pay the amount of call। जनरली called up और paid up same है, लेकिन call in arrear आपका डिफरेंस का रीजन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को जब मैं पूछता हूं कि बताओ called up और paid up में डिफरेंस का रीजन क्या है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है और कॉल इन एडवांस भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, कॉल्ड अप और पेड अप का जो डिफरेंस का रीजन है केवल कॉल इन एरियर होगा, कॉल इन एडवांस नहीं होगा, क्योंकि कॉल इन एडवांस को पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं माना जाएगा। अगर आपका कॉल इन एडवांस आ गया उसे हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे, ना कि शेयर कैपिटल हेड के अंडर। कॉल इन एडवांस इज नॉट पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। इसीलिए कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल जो है उन दोनों में डिफरेंस का रीजन केवल और केवल मैं आपको बता दूं कॉल इन एरियर होता है, कॉल इन एडवांस आपके डिफरेंस का रीजन आमतौर पर नहीं होता है। और इसके बाद बेटे मैं आपको बता दूं, मेरे पास यहां एक पॉइंट आता है जी रिजर्व कैपिटल, एक पॉइंट आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल है, कैपिटल का वो पार्ट जो हमने शेयर होल्डर से कॉल नहीं किया उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल का नाम देंगे। और मैं आपको बता दूं ये वो कैपिटल है जो कंपनी आमतौर पर अपने लिक्विडेशन के लिए बचाकर रखती है। बेटे आपकी एक कंपनी है, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आप कंपनी के प्रमोटर हो, खुदा ना खास्ता कल को आपकी कंपनी फ्लॉप हो गई और आप, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको अपनी इमेज बचाए रखनी है। भाई साहब आप मार्केट के वो पर्सन हो, आज आप एक कंपनी चला रहे हो, वो बंद हो गई कोई बात नहीं, कल को आपको नई कंपनी भी बनानी पड़ सकती है, तो लोगों को फेथ में रखना जरूरी है। अब मेरी बात सुनो, आपने कंपनी बनाई और आपकी कंपनी फ्लॉप हो गई, जरा सोचो आपने शेयर होल्डर से पूरे पैसे पहले ही कॉल कर रखे हैं, 100 रुपए का शेयर था, आपने पब्लिक को इशू करके पूरा 100 रुपए मंगवा रखा है। आपको बता दूं कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने रुपए का शेयर आपने पब्लिक को बेचा है आप उससे ज्यादा कभी भी लॉस के केस में कोई अमाउंट शेयर होल्डर से कॉल नहीं कर सकते हो, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब मान लीजिए आपने शेयर होल्डर से पूरे पैसे कॉल कर लिए, कंपनी आपकी चल रही है, कल को किसी रीजन की वजह से कंपनी आपकी फ्लॉप हो गई, अब आपकी कंपनी को लॉस इतना हो गया कि आपको एसेट बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ी, लेकिन आपकी एसेट से रियलाइज कुछ हो नहीं पाया ज्यादा और लायबिलिटीज हैं ज्यादा, दैट मींस आपकी कंपनी के पास रियलाइज्ड अमाउंट है कम और लायबिलिटीज पेमेंट करनी है ज्यादा। उस सिचुएशन में क्या करोगे, पैसे कहां से आएंगे, अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए आउटसाइड लायबिलिटीज कम से कम पेमेंट होनी जरूरी है, तो अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए पैसे कहां से लाओगे, एसेट बेचकर जो अमाउंट आया उससे आप लायबिलिटीज का पूरा पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप पैसा शेयर होल्डर से कॉल कर पाएंगे? शेयर होल्डर से तो आपने पहले ही पूरे पैसे मंगवा लिए थे, तो भैया शेयर होल्डर तो आपको कोई पैसा देने वाले नहीं है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, जब शेयर इश्यू करती है बेटा, तो शेयर कैपिटल का पूरा मान लो 100 रुपये अमाउंट है,
तो शेयर का पूरा 100 अमाउंट ना कॉल करके उसका एक पार्ट बचा लेती है, जो कि कंपनी इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ वाइंड अप शेयर होल्डर से कॉल करके अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए रख सकती है। तो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर से हमने अभी तक अनकॉल्ड रखा है उसे हम लोग नाम देंगे रिजर्व कैपिटल। कंपनी बेटा ये कैपिटल का अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप जो है शेयर होल्डर से कॉल करेगी, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। तो रिजर्व कैपिटल एज पर सेक्शन 65 द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली द अनलिमिटेड कंपनी बीइंग, यहां एक कंपनी लॉ का प्रोविजन है, having a share capital while the converting into the limited company and may reserve capital। और अगर मैं बात करूं जब आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी होगी तभी लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो कंपनी है उसे रिजर्व कैपिटल करने का जरूरत पड़ती है, उसे रिजर्व कैपिटल करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी वाइंड अप के टाइम पर अगर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो पैसा कंपनी शेयर होल्डर से कॉल कर पाए। अगर मैं सिंपल शब्दों में कह दूं तो बेटा रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल जो कि शेयर होल्डर से अभी तक हमने कॉल नहीं किया, वो अमाउंट कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर से कॉल करने के लिए बचा के रखती है, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे रिजर्व कैपिटल। फटाफट से आप लोगों का रिप्लाई आ जाना चाहिए, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई कर दो, उसके बाद आगे की बात करूंगा। फटाफट से आप लोगों के रिप्लाई मेरे पास आ जाने चाहिए। अब सब लोगों के रिप्लाई मेरे पास आएंगे, उसके बाद आगे की बात करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोगों के रिप्लाई मेरे पास आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपको इतना क्लियर है। अच्छा एक बात देखिए, स्क्रीन पर एक पॉइंट मैंने रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिजर्व कैपिटल। इसमें ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन मैं बता दूं कैपिटल रिजर्व is a type of reserve, is a type of reserve which is created out of कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी के जो कैपिटल प्रॉफिट है उसमें से कंपनी इसको क्रिएट करेगी। कंपनी के जो कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी इसमें से कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को क्रिएट करेगी। कैपिटल प्रॉफिट जो भी होंगे, देखिए कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज नॉट अ फ्री रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं बनाती है, ये बोलता है इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन द केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जब कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होंगे तब कंपनी कैपिटल रिजर्व बनाएगी। एंड रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट रेडिली अवेलेबल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। मतलब जो आपके कैपिटल रिजर्व हैं कैपिटल प्रॉफिट से बनाए गए और उनका यूज आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होगा। लिखा गया है इट कैन बी यूज रिटर्न ऑफ एज कैपिटल लॉस ऑफ द बिजनेस। इसको बिजनेस के कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी यूज कर सकती है। इसे हम लोग नाम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व का बेटा। तो मैंने आपको आज की क्लास में अभी तक टाइप्स ऑफ शेयर बता दिए, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बता दिया, कैपिटल रिजर्व रिजर्व कैपिटल के बारे में बता दिया। और बेटे इसका डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, बट इसमें कुछ है नहीं, डिफरेंस वाली जैसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद बस ये है एक छोटा सा पॉइंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मैं आपको बता दूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को जब स्टार्ट किया गया, बेटा कंपनी के स्टार्टिंग फेज में जब कंपनी का प्रमोशन हम करते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ये देखिएगा एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी के फॉर्मेशन और प्रमोशन पर जो खर्चे किए जाएंगे उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलेंगे, सच एज रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई साहब जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाती, जब तक सारे के सारे खर्चे होंगे प्रीलिमिनरी, मतलब स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी स्टेज पर जो खर्चे होंगे
उन्हें हम लोग नाम देंगे बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप इनको, प्रमोशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो। एंड दीज आर शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और पी एंड एल। मतलब कंपनी इनको बाद में अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो पी एंड एल अमाउंट से राइट ऑफ करके चलने वाली है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी जो मैंने आपको करवा दी, आप सब लोग समझ पा रहे थे बेटा। और अब हम लोग डेली हमारी जो क्लास है वो अपडेट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर आपकी क्लास को मैं लेकर चलने वाला हूं। बहुत अच्छे लेवल पर हम एक एक पॉइंट को डील करेंगे, लाइन टू लाइन मैं आपको करवा के चलूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आप मेरे साथ डिस्कस करते चलिएगा। आज की क्लास में मैंने बेसिक बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर का प्रोसीजर, कैसे कंपनी शेयर इश्यू करेगी, क्या बनेंगी उसकी जर्नल एंट्री, कैसे होगी अकाउंटिंग, हर एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। तो आप मेरे साथ बने रहें लाइव क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास के लिए, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल लेक्चर 2। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।